नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, फिर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको मालूम है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी साफ साफ बोल दिया गया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। डबल बेंच ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान किया जाएगा। नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी, नई सूची जारी की जाएगी। तो अब नई सूची जो जारी की जाएगी वो पुरानी सूची से चेंज हो जाएगी। 6,000 के आसपास मिनिमम 6,000 से के आसपास इसमें आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट इसमें आएंगे। तो जो कैंडिडेट पिछली बार मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे, उनका कट ऑफ कितना था, उनका गुणांक कितना था, वो लोग एक बार फिर से चेक कर लें। और इस लिस्ट में अब वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर एक भर्ती परीक्षा का एक कट ऑफ होता है। और इस भर्ती परीक्षा का कट ऑफ क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ। परीक्षा में 4,31,000 आवेदन पत्र मिले। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा हुई। 4,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12 मई 2020 को परीक्षा परिणाम जारी हुआ। 1,47,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ये खाली परीक्षा में पास हुए 60-65 के कट ऑफ के बेस पे। 60-65 कट ऑफ यहाँ पे लगाया गया कि रिटर्न में आपके इतने नंबर होने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। अब उस पास हुए कैंडिडेट में जब उनके सभी गुणांक निकाला गया, हाई स्कूल, इंटर और सारे नंबर जोड़कर, तो अनारक्षित कैटेगरी का कट ऑफ जो रहा 67.11% रहा। ओबीसी का कट ऑफ रहा 66.73। ये दोनों कट ऑफ हैं गुणांक के, कि मतलब इतना गुणांक पे अंतिम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, इतने गुणांक पर अंतिम कैंडिडेट इस कैटेगरी का शिक्षक बना। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट जिसका 67.11 था वो शिक्षक बन गया। इसी तरह से ओबीसी में 66.73% गुणांक वाला कैंडिडेट शिक्षक बन गया। इसी को बोलते हैं कट ऑफ। और ये उस समय की बात है जब ये परीक्षा हुई थी। 2020 की बात करते हैं। 2020 में जब ये रिजल्ट आया था और ये लिस्ट जारी की गई थी, उस समय यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी अपना कट ऑफ पहले से घोषित किया था कि इतने तक के गुणांक वाले लोग शिक्षक बन जाएंगे। सीपी स्मार्ट क्लासेस की एनालिसिस सबसे सटीक गई थी। यहाँ पे सबसे अच्छी सीपी स्मार्ट क्लासेस की एनालिसिस गई थी। आप लोग ऐसे जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो सिलेक्टेड हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, उनको मालूम है कि सीपी स्मार्ट क्लासेस कुछ चैनल को उन्होंने देखा था कि उसकी एनालिसिस बिल्कुल सटीक गई थी। लेकिन जो नहीं देखे थे और जो नए इस बीच में कैंडिडेट शिक्षक भर्ती के बने हैं, उन सबको ये चीज़ नहीं मालूम है। दोस्तों ये है सीपी स्मार्ट क्लासेस का चैनल, जहां आप लोग देख रहे हैं, जहां पे मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और 4 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था 69,000 शिक्षक भर्ती का। टॉपिक है 69,000 शिक्षक भर्ती सेफ गुणांक। रिजल्ट के बाद सीपी स्मार्ट क्लासेस की एनालिसिस, रिजल्ट जारी कर दिया गया था। जो मैंने बोला कि करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे रिजल्ट में, उसके बाद गुणांक से कट ऑफ बनता है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। जनरल का मैंने 67 बताया था और 67.11 गया था वहाँ पे कट ऑफ। ओबीसी का 66 मैंने बताया था, तो बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताया था। बाकी लोगों के कट ऑफ जो जा रहे थे, बाकी बड़े बड़े चैनलों के कट ऑफ जा रहे थे 71, 72, 73, इस तरह के लोग बता रहे थे। 75 तक जा रहे थे। और ओबीसी का भी इसी तरह से लोग बता रहे थे। तो यहाँ पे जो एनालिसिस की बात होती है, बिल्कुल सटीक एनालिसिस होती है। ये वीडियो आज भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको सुना देते हैं इस वीडियो में हमने क्या बोला था। और ये वीडियो देखिए, उस समय का जो वीडियो है उसी को हम यहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं, उस पोर्शन को जिसमें हमने इसमें बोला था कि गुणांक कितना जाएगा, क्योंकि कितना गुणांक जनरल का जाएगा। और यहाँ पे देखिए 67 या इससे ऊपर के जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको चिंता करने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 67 के नीचे वाले चिंता करें। इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे।
अगर आपके 67 से नीचे हैं तो आप लोग दुखी मत होइए, निराश मत होइए। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। हम अभी केवल उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल मतलब बिना किसी रुकावट के आराम से चयन हो जाएगा जिनका। इसी तरह से ओबीसी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा, केवल 1 नंबर का या फिर 66 या 66.5 तक इतना ही अंतर रहेगा। जनरल के बहुत ही करीब रहेगा ओबीसी का, तो 66 ही मान के चलिए, 66 से जो है जनरल का जाएगा। और एससी दोस्तों अब इस भर्ती का नए सिरे से क्या गुणांक जाएगा उसकी एनालिसिस की जा रही है। सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जल्द ही आपको इसके बारे में बताया जाएगा। एक और न्यूज है आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो गई है। इसमें पहला पक्ष किसका है? पहला पक्ष उन जनरल कैंडिडेट का है जो इससे परीक्षा से, इस नई मेरिट लिस्ट से बाहर होने जा रहे हैं। तो जनरल कैंडिडेट सभी लामबंद हो गए हैं, एक ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ग्रुप है 6800 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का, जिनकी लिस्ट को खारिज कर दिया गया है और ये लोग भी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैविएट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कैविएट डालेंगे ये कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले इनको सुना जाए, लेकिन इनकी बातों में उतना दम नहीं है। इस ग्रुप की बातों में दम नहीं है क्योंकि जब नई लिस्ट आएगी तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी में से जो है उस लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये ग्रुप कमज़ोर पड़ जाएगा। इस ग्रुप का कोई माने नहीं रहेगा। तीसरा पक्ष आरक्षित वर्ग के उन लोगों का है जिनकी इस मामले में जीत हुई है, जिनके लिए ये सुरक्षित हुआ है ये आदेश। डबल बेंच ने जो आदेश दिया है कि आपने जो उसमें आपने केस किया था कि इसकी दोबारा मेरिट लिस्ट बने फ्रेश तरीके से, और ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन में जो घोटाला हुआ था जिसको आपने उजागर किया है, उन कैंडिडेट्स की है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अनारक्षित वर्ग के स्टूडेंट जाते हैं तो ये भी इनका वहाँ पर भी डटकर मुकाबला करेंगे। कार्यवाहकों के भरोसे नया आयोग चलाने को मुहताज है शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये ऐसा आयोग है जो बना और उसके बनने के बाद से कछुए की चाल से चल रहा है। 6 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को नए आयोग को मंजूरी दी और हम अगस्त 2024 में आ चुके हैं। 1 साल पूरा हो गया, अभी तक आयोग खड़ा नहीं हो पाया है। आयोग में जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे है, परीक्षा नियंत्रक की तैनाती नहीं हो सकी है। यही नहीं, वित्त नियंत्रक से लेकर उप सचिव तक कार्यवाहक ही है। पूर्णकालिक अध्यक्ष और अधिकारियों के न होने से चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। नियमावली मंजूरी का अब तक इंतजार है। कौन सी नियमावली? वैसे तो नए आयोग की नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कामकाज शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली को मंजूरी मिलने का इंतजार है। प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली, इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार। जब तक इसकी मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ 4000 से अधिक टीजीटी पीजीटी के पदों पर परीक्षा की शुरुआत नहीं हो पाएगी। अध्यक्ष, वित्त नियंत्रक और उप सचिव के पद यहाँ पर खाली है। चुनाव आचार संहिता की बात हुई थी कि इसके बाद भरे जाएंगे इन पदों को, लेकिन 2 महीने बाद भी अभी तक इन पदों को नहीं भरा गया। चुनाव आचार संहिता 2 महीने पहले समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जा रही है, जिसमें बिना यूपीएससी एग्जाम के जो है सचिव जैसे पदों पर लेटरल एंट्री की जा रही है, जिसका विपक्ष ने खुलकर विरोध किया है। राहुल ने कहा संविधान पर हमला है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा मोदी सरकार यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही है। सरकार लेटरल एंट्री से भर्ती कर एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन रही है। राहुल ने लेटरल एंट्री को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का हक पर डाका करार दिया है। करीब जो है यहाँ पे इसके पहले एक बार और ये भर्ती हुई थी इसी तरह की। इस एंट्री में, इसको लेटरल एंट्री बोलते हैं, ये यूपीएससी से जो पद यहाँ पे निकाले जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी,
ये बड़े बड़े पद जो कैबिनेट का काम देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती केवल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्ती होती है, उसमें जो अधिकारी सेलेक्ट होते हैं, जो IAS सेलेक्ट होते हैं, वो 6 से लेकर 8 साल की सेवा करने के बाद इन पदों पर पहुंचते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट रखा जा रहा है लोगों को। तो इसका विरोध विपक्ष ने किया है, क्योंकि अब भारत के पास एक विपक्ष भी है, तो विपक्ष अपना काम करेगा ही। विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना होता है। तो विपक्ष ने यहाँ पे विरोध किया है। अब आपको तय करना है कि क्या ये भर्ती सही है, विपक्ष का विरोध, या विपक्ष का विरोध सही है। मतलब आप सरकार के साथ है, विपक्ष जो है अनायास विरोध कर रहा है, या आप मानते हैं कि विपक्ष जो है विरोध सही कर रहा है और ये जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।